हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका स्मार्ट जीएस क्लासेस में। पिछले वीडियो में हमने बंगाल के नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी को कवर किया था, जिसमें आज हम शेष बचे हुए हिस्से को और प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जिसमें पहला प्रश्न हमने लिया है कि सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेज़ों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित किया वह कौन सा युद्ध था। तो बक्सर का युद्ध सबसे निर्णायक माना जाता है, जिसने अंग्रेज़ों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित किया था। सही आंसर ए। 22 अक्टूबर 1764 को अंग्रेज़ों ने मीर कासिम अवध के नवाब शुजा-उद-दौला तथा दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को बक्सर के युद्ध में पराजित किया। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना की कमान मेजर हेक्टर मुनरो के हाथ में थी। इस युद्ध के परिणाम ने प्लासी के निर्णयों पर मुहर लगा दी। भारत में अब अंग्रेज़ों को चुनौती देने वाला कोई दूसरा नहीं था। इलाहाबाद तक का प्रदेश अंग्रेज़ों के अधिकार में आ गया तथा दिल्ली के विजय का मार्ग खुल गया था। बक्सर का युद्ध भारतीय इतिहास में निर्णायक युद्ध सिद्ध हुआ। P.E. रॉबर्ट्स ने बक्सर के युद्ध के बारे में कहा कि प्लासी की अपेक्षा बक्सर को भारत में अंग्रेजी प्रभुत्व की जन्म भूमि मानना कहीं अधिक उपयुक्त है। यदि बक्सर के युद्ध के परिणाम को देखा जाए तो कहा जा सकता है कि जहां प्लासी की विजय अंग्रेजों की कूटनीति का परिणाम थी, वहीं बक्सर की विजय को इतिहासकारों ने पूर्णतः सैनिक विजय बताया। प्लासी के युद्ध ने अंग्रेजों की प्रभुत्व बंगाल में स्थापित की, परंतु बक्सर के युद्ध ने कंपनी को एक अखिल भारतीय शक्ति का रूप दे दिया। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में सबसे निर्णायक युद्ध कौन था। तो ये बक्सर का युद्ध जो था वह सबसे अधिक निर्णायक युद्ध था। निम्नलिखित में कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। तो यह भी बक्सर का युद्ध सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक शाह आलम द्वितीय थे। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था। तो मीर जाफर बंगाल के नवाब हुआ करते थे। निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी तो वे थे शाह आलम द्वितीय, जिन्होंने इलाहाबाद की दूसरी संधि अगस्त 1765 के अनुसार शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया तथा उसे इलाहाबाद में रखा गया। इलाहाबाद तथा करा के जो क्षेत्र नवाब ने छोड़ दिए थे शाह आलम को मिले 12 अगस्त 1765 को। जी हाँ, यही वो डेट है जो प्रश्नों में पूछा जाता है कि 12 अगस्त 1765 के अपने फरमान द्वारा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से दे दी, जिसके बदले कंपनी द्वारा सम्राट को 26 लाख रुपए दिए जाना था तथा निजामत व्यय के लिए कंपनी को 53 लाख रुपए देना था। इस समय रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल का गवर्नर था। शाह आलम द्वितीय का संपूर्ण जीवन आपदाओं से ग्रस्त रहा। उसे 1788 ईस्वी में अंधा कर दिया गया। शाह आलम द्वितीय के समय में 1803 ईस्वी में दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। शाह आलम द्वितीय तथा उसके उत्तराधिकारी अकबर द्वितीय और बहादुर शाह द्वितीय को ईस्ट इंडिया कंपनी के पेंशन भोगी मात्र बनकर रहना पड़ा था। 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की थी। तो मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने प्रदान की थी। किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी प्रदान की गई थी।
लॉर्ड क्लाइव के द्वारा या लॉर्ड क्लाइव के शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम द्वारा बिहार, बंगाल तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की गई थी। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल तथा उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान की थी? तो 12 अगस्त 1765 को शाह आलम द्वितीय ने बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को प्रदान की थी। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया? तो मोहम्मद रजा खान को उप दीवान बनाया गया। मोहम्मद रजा खान को उप दीवान बनाया गया था। इलाहाबाद की दूसरी संधि अगस्त 1765 के अनुसार भगोड़े सम्राट शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया तथा उसे इलाहाबाद में रखा गया। शाह आलम ने 12 अगस्त के फरमान द्वारा कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से दे दी, जिसके बदले कंपनी को सम्राट को 26 लाख रुपए तथा निजामत के व्यय के लिए 53 लाख रुपए देना था। इस समय कंपनी सीधे कर संग्रह करने का भार न तो लेना चाहती थी और न ही उसके पास ऐसी क्षमता थी। कंपनी ने दीवानी कार्य के लिए 2 उप दीवान, बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खान तथा बिहार के लिए राजा सीताबराय की नियुक्ति की थी। मोहम्मद रजा खान उप नाजिम के रूप में भी कार्य करते थे। इस प्रकार समस्त दीवानी तथा निजामत का कार्य भी भारतीयों द्वारा ही चलता रहा, यद्यपि अधिकार कंपनी के हाथ में था। 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में किस पर्वतीय जाति के संपर्क में आए? तो खासी नाम के पर्वतीय जाति के संपर्क में आए थे। बंगाल की दीवानी प्राप्त करने के पश्चात ब्रिटिश 1765 ईस्वी में सिलहट आए थे। खासी जनजाति के लोग चावल, नमक एवं सूखी मछलियों के बदले रेशम, सूती सामान, लोहा, मोम, मधु एवं साग का व्यापार करने हेतु सिलहट की सीमा पर पंडुआ में आते थे। खासी पर्वतों में पाए जाने वाले चूना पत्थर का उपयोग तब बंगाल में चूना पत्थर की मांग की पूर्ति हेतु किया जाता था। कुछ समय पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्रिटिश अधिकारी चूना पत्थर का व्यापार करने लगे, जिससे वे खासी जनजाति के संपर्क में आए थे। 18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम कौन सा है? तो 18वीं शताब्दी में लड़े गए प्रश्नगत युद्धों का सही कालानुक्रम पहले अंबर का युद्ध, तब पलासी का युद्ध, तब वांडीवास का युद्ध और अंत में बक्सर का युद्ध हुआ था। 18वीं शताब्दी में भारत में लड़े गए युद्धों का कालानुक्रम इस प्रकार है। अंबर का युद्ध मुजफ्फर जंग, चंदा साहब और फ्रांसीसियों की संयुक्त सेनाओं ने वेलूर के समीप अंबूर या अंबर नामक स्थान पर कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन को पराजित कर उसकी हत्या कर दी। मुजफ्फर जंग दक्कन का सूबेदार बन गया। इस उपलक्ष्य में उसने अपने हितकारी डुप्ले को कृष्णा नदी के दक्षिणी भाग के मुगल प्रदेशों का गवर्नर नियुक्त कर दिया तथा उत्तरी सरकार के कुछ जिले भी फ्रांसीसियों को दे दिए। इसके अतिरिक्त मुजफ्फर जंग की प्रार्थना कर एक फ्रेंच सेना की टुकड़ी बुस्सी के नेतृत्व में हैदराबाद में तैनात कर दी गई थी। पलासी का युद्ध 1757 में अंग्रेजों तथा बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था। युद्ध के परिणाम अंग्रेजों का पूरे बंगाल पर नियंत्रण हो गया। क्लाइव ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। नवाब बनने के बाद मीर जाफर ने अंग्रेजों को उनकी सभाओं के लिए 24 परगनों की जमींदारी से पुरस्कृत किया और क्लाइव को 2,34,000 पाउंड की निजी भेंट भी दी। वांडीवास का युद्ध जनवरी 1760 में हुआ था। अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के मध्य हुआ था। युद्ध में फ्रांसीसी पराजित हुए। अंग्रेजी सेना के नेतृत्व सर आर्यर कूट ने, जबकि फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व काउंट डी लाली ने किया था। बक्सर का युद्ध अक्टूबर 1764 में हुआ था। मीर कासिम
अवध के नवाब शुजाउद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना के तथा अंग्रेजों के मध्य युद्ध में अंग्रेज विजयी रहे। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। बक्सर के युद्ध के ने पलासी के निर्णयों पर मुहर लगा दी। इस प्रकार विकल्प बी सही उत्तर होगा। उस फ्रांसीसी सेना का नाम बताइए जो 1760 के वांडीवास के युद्ध में पराजित हुआ था। तो काउंट डी लाली जो है वह 1760 के वांडीवास के युद्ध में पराजित हुए थे। वांडीवास की युद्ध 1760 में हुआ था। तो ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था। निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सम्मिलित है? बक्सर का युद्ध मीर जाफर विरुद्ध रॉबर्ट क्लाइव, वांडीवास का युद्ध वांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, चिलियांवाला का युद्ध डलहौजी के विरुद्ध मराठे, खुर्दा का निजाम विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इसका सही आंसर बी वांडीवास का युद्ध जो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच लड़ा गया था। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को अवध के नवाब शुजाउद्दौला, मुगल सम्राट शाह आलम तथा मीर कासिम की संयुक्त सेनाओं और अंग्रेजों के मध्य हुआ था। वांडीवास का युद्ध 22 जनवरी 1760 को अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के मध्य हुआ। इस युद्ध में फ्रांसीसी पराजित हुए। यही पराजय भारत में उनके पतन की शुरुआत थी। चिलियांवाला का युद्ध 13 जनवरी 1849 को लड़ा गया। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व लॉर्ड गफ ने किया तथा सिख सेना शेर सिंह के नेतृत्व में लड़ी गई। यह युद्ध अनिर्णित समाप्त हुआ। इस युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। खुर्दा का युद्ध 1795 ईस्वी में निजाम के विरुद्ध मराठों द्वारा लड़ा गया था, जिसमें निजाम की हार हुई। अतः स्पष्ट है कि बी युग में ही सही सुमेलित था। निम्नलिखित में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था? तो मराठाओं ने अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था। भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध मराठाओं ने किया था। 3 आंग्ल मराठा युद्धों के बाद ही मराठा शक्ति को दबाया जा सका। मुगल साम्राज्य के खंडहरों पर मराठों ने अपने साम्राज्य की आधारशिला रखी। उन्हीं परिस्थितियों में अंग्रेजों ने भी लाभ उठाया। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में अंग्रेजों को मुंह की खानी पड़ी। सालवाई की संधि के साथ प्रथम युद्ध बंद हुआ। वेलेस्ली ने 1802 में अपने सहायक संधि के जाल में पेशवा को बांध लिया। 1818 ईस्वी में लॉर्ड हेस्टिंग्स ने मराठों की रही सही शक्ति को समाप्त कर ब्रिटिश सर्वोच्चता की स्थापना की थी। तो इस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के अन्य बचे हुए प्रश्नों को भी आज हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हमारे अगले जो पॉइंट्स होंगे वे क्षेत्रीय राज्य एवं मैसूर होंगे।